नमस्कार, कृषि पिटारा में आपका स्वागत है। किसानों के लिए भी न्यूज के पिटारे से एक नया चैनल लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें किसान के हितों की बात होगी। खेती की तकनीकी पर हम लोग नजर रखेंगे, सरकारी योजनाओं पर फोकस रहेगा और साथ ही देश के उन किसानों से आपको रूबरू करवाएंगे जो कहीं ना कहीं मिसाल बने हैं। कृषि पिटारा के इस स्पेशल बुलेटिन में हम लोग देश में किसानों को लेकर सरकारी से लेकर निजी स्तर पर हो रहे कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। बात उत्तर प्रदेश ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के आयोजित 43वीं सामान्य निकाय बैठक की, जो 21 मार्च को लखनऊ में आयोजित किया गया। और इस बैठक में इफ्को के डायरेक्टर विजय शंकर राय के अलावा यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी शिरकत की। इस दौरान नैनो यूरिया को किसानों को उपलब्ध कराने के साथ साथ आंवला और फूलपुर प्लांट का शुभारंभ करने के लिए इफ्को की सराहना की गई। हम आपको बता दें कि इस बैठक में कई कॉर्पोरेटर्स ने भी मौजूद रहे। दिल्ली में किसानों का शक्ति प्रदर्शन। विभिन्न राज्यों से आए किसानों का दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में महापंचायत चल रहा है। किसान केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में भारी मात्रा में किसान एकत्रित हुए हैं, लेकिन अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और किसानों की भारी मात्रा देखते हुए दिल्ली में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं। डॉक्टर सुनील जी, प्रेम जी गहरावत जी, श्री वेंकट रुपैया जी, आर्मिया के स्वामी सभा से श्री सुरेश कौर, युद्धवीर सिंह, हनन मोला जी, श्री गुप्ता सिंह गुर्जी, श्री सुखिंदर सिंह जी राहा, श्री सत्यावान जी, श्री पुष्पेंद्र सिंह झाए, श्री हरिंदर सिंह लखनऊ और श्री सतनाम सिंह बहनू जी, ये 15 साथी। लक्सर के सुल्तानपुर क्षेत्र में खनन माफियाओं ने रातों रात एक किसान का खेत खोद डाला। खनन माफिया ने किसान के खेत में 20-20 फुट गड्ढे खोद डाले हैं और ऐसा लगता है कि जैसे खनन माफियाओं को प्रशासन का कोई खौफ नहीं रह गया। वहीं पीड़ित किसान वड़ी सहमत का कहना है कि 13 से 15 मार्च को वो गांव में ही दादा खान के उर्स में व्यस्त थे, जिसका फायदा खनन माफिया नहीं उठाते हुए उनके खेत को तालाब में तब्दील कर दिया, जिसमें उनकी लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। उसकी शिकायत शासन प्रशासन से कर दी है और उनके प्रशासन से मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। किसी का खेत खोदा है और कोई प्रार्थना पत्र मुझे प्राप्त होता है तो नियमानुसार उसकी जांच करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लगातार हमारी जो टीम है वो काम कर रही है और कल रात भी हमने पूरे रात भर अवैध खनन के विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई की गई थी। एक वाहन हमने उसमें पकड़ा है और आगे भी इस तरह की लगातार कार्रवाई की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि अवैध खनन किसी प्रकार से। हमारे यहाँ सुल्तानपुर आदमपुर के अंदर 3 दिन उर्स चला है और 3 दिन 13, 14 और 15 तारीख को उसके एवज में खनन माफियाओं ने जो हमारी जमीन स्थित है मामा जी की, उसको खुर्द-बुर्द कर दिया बुरी तरीके से। 20-20 फुट गहरे गड्ढे यहाँ पर खोद दिए गए हैं। और मैं अपने उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब से और जो हमारे यहाँ के शासन प्रशासन के अधिकारी है उनसे हमारी मांग है कि जिन लोगों ने ये जमीन को खोदा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। देखिए, मैं सुल्तानपुर आदमपुर का रहने वाला हूँ और मेरी ज़मीन ये
जीवा रेडी में महादेव घाट के पास से रास्ता जाता है और उसी पे मैं इस टाइम अपनी ज़मीन पे खड़ा हुआ हूँ। पूरा मामला ये है कि ये ज़मीन बैनावे की मेरे नाम से ये ज़मीन है और जैसे कि सुल्तानपुर में सैयद दादा खान बाबा का एक उर्स मेला लग रहा था। कन्नौज में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसान बर्बाद हुए हैं। जिले में तूफानी बारिश से लाखों कीमत की फसल बर्बाद हुई है। हसरेन के बर्बाद किसानों ने मुआवजे की मांग की है। जिले के सैकड़ों गांवों के किसानों का नुकसान हुआ है। कल ओले पड़े साहब और 8 बीघा गेहूँ 8 बीघा मूंगफली खत्म हो गई। कौन सा गांव है? ग्राम थुलरिया मौजा अलीनगर बिला खतेर। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कब हुआ था ये? कल शाम को। क्या नाम है आपका? कौन सा गांव है? ग्राम थलोरिया। और ये सब ओले गिरे कल शाम को और कल हम खेत भरे अब भी भरे पड़े हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। बरत गया कल ओले पड़े साहब और 8 बीघा मूंग। खबर कन्नौज से है, जहां प्राकृतिक आपदा एक बार फिर अन्नदाता को बर्बाद कर रही है। यहां 3 दिनों से तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, जिसको लेकर के सपा ने सरकार से बर्बाद हुए किसानों को बिना देरी किए मदद पहुंचाने की मांग की है। बता दें कि यहां के सौरक क्षेत्र में बिजली गिरने से 61 मवेशी मर गए हैं। हर तरफ प्राकृतिक बर्बादी नजर आ रही है। निवासी पर क्या समस्या हुई है? आकाश बिजली पे हाँ। मरी और ओले पत्थर कितनी भेड़ें मरी हैं? मैंने मार मरी 20 और बकरी नहीं लगा है। अच्छा, किसी प्रशासनिक अधिकारी को आपने अवगत कराया है? कराया तो उठा वो ही नहीं। किसने नहीं उठाया? किसने नहीं उठाया फोन? लेखपाल सौदान सिंह। निवासी बसवारी। क्या समस्या हुई है? आकाशी बिजली गिरी, ओला पड़ा है, उसी से भेड़न की मौत हो गई। आपकी कितनी भेड़ें थी? मेरी बहनें 42 मरी। कोई जनहानि हुई है? जनानी तो नहीं है, सिर्फ भेड़ें खत्म हुई हैं। भेड़ें खत्म हुई। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान वैसे भी महंगाई की मार से परेशान था और जो उसकी फसलें थीं वो कहीं ना कहीं मंदी से जूझ रहा था। खाद तो उसे महंगी मिली, बीज उसे महंगा मिला, डीजल पेट्रोल ट्रैक्टर में डाला महंगा मिला, लेकिन आलू और तमाम चीज़ें बहुत सस्ती हुई, वैसे ही परेशान। इधर जो बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण किसान को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, फसल बर्बाद हो गई है, सरकार कुछ देख नहीं रही है। यहाँ तक सरकार लेखपाल भेजकर उसकी जांच भी नहीं करा रही है, दिखवा भी नहीं रही कितना नुकसान हुआ कितना नहीं। लेखपाल किसी अधिकारी को फोन करो तो फोन उठाता भी नहीं है। और बात पैक्स चुनाव की, जिसको लेकर के मुजफ्फरपुर में सरगर्मी काफी तेज हो गई है। जयनंदन प्रसाद सैनी ने जिला सहकारिता अति पिछड़ा वर्ग निदेशक पद पर अपना दावा ठोका है। लोगों की माने तो ये सबसे मजबूत दावेदार है। वहीं अमर पांडे जी का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी से सहयोग करने की अपील की गई। राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं वो डिस्कस कर रहा था। बाकी जहाँ तक बैंकिंग को सुदृढ़ करना है तो वो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके आजादी में कोई खलल पड़ा है। फिर भी अगर आपको लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है तो वो हमको बता सकता है।
और बतौर जानकारी यहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों का नंबर भी मेरे पास सेव है। कभी भी अगर मैं कभी फोन नहीं भी उठाया हूँ तो पलट के मैं फोन करता हूँ, वैसे मैं फोन उठाता हूँ। आपकी कोई भी समस्या होती है सवेरे 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक मैं निश्चित तौर पे फोन उठाता हूँ। किसी का फोन कोई समस्या होगी, आपको लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो आप हमको बताने का कृपा करें, एक्शन होगा। जहाँ तक अन्य बातें हैं तो देखिए, विभागीय काम, मेरा काम सिर्फ या बोर्ड का काम कार्यान्वित करना नहीं होता, सिर्फ नीतिगत निर्णय लेना होता है। और हमारे पास स्वतंत्र एमडी का आज तक बहाली करने का पावर नहीं है, तो बार बार प्रयास कर रहे हैं। इस बार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से भी रेगुलर एमडी के बहाली के लिए निकाला गया है और देखिए चुनाव के पश्चात संभवतः उस पर कुछ निर्णय होगा। क्योंकि रेगुलर एमडी नहीं बहाल हुआ, शासन कमेटी का नियम था कि बैंक को कंप्लीट व्यवस्था दे दी जाए। बैंक का विश्वास कहाँ हुआ? बैंक में जो भी आदमी आता है एमडी कार्य करने का। हरी सब्जियों की बात हो और उसमें लौकी की बात ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। लौकी मानव शरीर के लिए बहुत लाभदायक है और इसे घी और दूधी के नाम से भी जाना जाता है। लौकी की खेती भारत में लगभग सभी राज्यों में की जाती है। आपको बता दें कि लौकी में प्रचुर मात्रा में विटामिन बी, सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम पाया जाता है। इससे कई ऐसे गुण होते हैं जो कुछ गंभीर बीमारियों में औषधि की तरह काम करते हैं। मधुमेह, वजन कम करने और पाचन क्रिया, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने और नेचुरल ग्लो के लिए लौकी बहुत ही फायदेमंद है। मित्रों, आज हम बात करेंगे लौकी की खेती के बारे में। लौकी की फसल वर्ष में 3 बार यानी जायद, खरीफ और रबी सीजन में उगाई जाती है। अगर आप लौकी की खेती करना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यह सब्जी पाला सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में लौकी की खेती ना करें जहां अधिक ठंड पड़ती है। लौकी की खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, लेकिन उचित जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट मिट्टी इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कुछ अम्लीय भूमि में भी लौकी की खेती की जा सकती है। किसान मित्रों, जायद की अगेती बुआई के लिए मध्य जनवरी के लगभग लौकी की नर्सरी तैयार की जाती है। इस दौरान खेत की अच्छे से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए। इसके बाद मिट्टी में जैविक खाद भी मिला देनी चाहिए। लौकी की खेती के लिए 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 हजार की लागत आती है। इतने क्षेत्र में लौकी की खेती कर लगभग 70 से 90 क्विंटल लौकी का उत्पादन हो जाता है। इतने उत्पादन से बाजार में भाव अच्छा मिल जाने पर 80 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक की शुद्ध आमदनी होने की संभावना है। किसान मित्रों, आपको बता दें कि रबी के मौसम में लौकी की खेती के दौरान केवल हाइब्रिड बीजों का प्रयोग किया जाता है, जिससे जाड़े के दिनों में भी अच्छा उत्पादन होता रहता है। कोयम्बटूर 1, अर्का बहार, नरेंद्र रश्मि, पूसा संदेश और पूसा नवीन इत्यादि लौकी की कुछ उन्नत किस्में हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। किसान मित्रों, जायद सीजन वाली फसल के लिए आप 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का प्रयोग करें। खरीफ सीजन के लिए फसल के लिए बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से रखें। जहां तक बात है सिंचाई की, तो लौकी की ग्रीष्मकालीन फसल को 4 से 5 दिन के अंतर पर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता तभी होती है जब वर्षा ना हो। वहीं खरीफ की फसल की सिंचाई 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करनी चाहिए। किसान मित्रों, लौकी की तुड़ाई काफी हद तक उनकी प्रजातियों पर निर्भर करती है। जब फल पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तभी उनकी तुड़ाई करें। लौकी की खेती से आपको प्रति हेक्टेयर क्रमशः 200 से 250 क्विंटल की उपज मिल सकती है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा, जो कि केंद्रित था लौकी की खेती पर। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। सर्पगंधा औषधीय गुणों से भरपूर पौधा है। ये एक बहुवर्षीय फसल है और इसमें अनिद्रा, उन्माद, मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, पेट की
कृमि और हिस्टीरिया आदि रोगों से निजात पाने के लिए दवाई तैयार की जाती है। इन दिनों आयुर्वेदिक एवं हर्बल दवाओं की मांग बढ़ने के कारण सर्पगंधा की मांगे भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आप भी औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो सर्पगंधा की खेती पारंपरिक खेती से बेहतर ऑपरेशन है और इसकी खेती करके आप अच्छी आमदनी भी ले सकते हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। दोस्तों, आजकल बड़ी संख्या में किसान औषधीय पौधों की खेती करने लगे हैं। कम लागत और मांग बढ़ने के कारण किसानों को इनकी खेती से मोटी कमाई हो रही है। ये फसल आज पारंपरिक फसलों की खेती के एक विकल्प के रूप में उभरे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत सरकार भी अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती को प्रोत्साहित कर रही है। किसान मित्रों, अगर आप भी औषधीय पौधों की खेती करना चाहते हैं तो आपके पास सर्पगंधा की खेती एक बेहतर विकल्प के तौर पर मौजूद है। विशेषज्ञ बताते हैं कि भारत में पिछले 400 वर्षों से सर्पगंधा की खेती किसी न किसी रूप में हो रही है। विभिन्न बीमारियों के निदान में एक औषधि के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। सांप और अन्य कीड़े काटने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। किसान मित्रों, सर्पगंधा की खेती 3 प्रकार से की जा सकती है। इसकी खेती की पहली विधि यह है कि तने से कलम बनाकर खेती की जाए। इसके लिए बुआई से पहले सर्पगंधा की कलमों को 30 ppm वाले एंडोल एसिटिक एसिड वाले घोल में 12 घंटे तक डुबोकर रखना चाहिए। इसके बाद बुआई करने से पैदावार अच्छी होती है। दूसरी विधि में सर्पगंधा की जड़ों से बुआई की जाती है। इसके तहत सर्पगंधा की जड़ों में मिट्टी और रेत मिलाकर पॉलीथीन की थैलियों में इस प्रकार रखा जाता है कि पूरी कटिंग मिट्टी से दब जाए तथा यह मिट्टी से मात्र 1 सेंटीमीटर ऊपर रहे। ये जड़ें 1 महीने के अंदर अंकुरित हो जाती हैं। इसके बाद पौधों की बुआई की जाती है। इस विधि से बुआई करने के लिए 1 एकड़ खेत में लगभग 40 किलोग्राम रूट कटिंग की आवश्यकता होती है। किसान मित्रों, सर्पगंधा की खेती का तीसरा तरीका है बीजों से बुआई का। इसे ही सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन बहुत जरूरी है। पुराने बीज अधिक नहीं उग पाते हैं, इसलिए इस विधि के अंतर्गत नए बीज से बुआई की सलाह दी जाती है। बीजों से सर्पगंधा की बुआई के लिए सबसे पहले उन्हें नर्सरी में लगाया जाता है। फिर जब पौधों में 4 से 6 पत्ते आ जाते हैं तो उन्हें पहले से तैयार खेत में लगा दिया जाता है। किसान मित्रों, सर्पगंधा के पौधों को एक बार बोने के बाद 2 वर्ष तक खेत में रखा जाता है, इसलिए खेत को अच्छे से तैयार करना बहुत जरूरी है। खेत में जैविक खाद मिला देने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है, इसलिए ऐसा जरूर करें। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया हो। दोस्तों, आज यदि आपके मन में भी है एफपीओ के गठन को लेकर कुछ सवाल, जैसे एफपीओ कैसे बनाया जाता है, किन संस्थाओं के द्वारा एफपीओ के गठन में मिलती है मदद, और या फिर इसके लिए क्या शर्तें करनी पड़ती है पूरी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे सवालों का होगा समाधान। किसान भाइयों नमस्कार। बहुत सारी बातचीत आपके साथ हुई और उस बातचीत में एक सवाल ये भी उठ सकता है कि यदि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनानी है तो उसका प्रयोजन क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो इसको हम इस सिलसिले से इसको जानने की कोशिश करें और मैं पूरी जिम्मेदारी से जितना मुझे जानकारी है मैं आपके सामने रखूँगा और व्यावहारिक रूप में आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। साथियों, किसान उत्पादक संगठन का मतलब है कि बहुत सारे किसान साथ साथ मिलकर पैदा करते हैं, साथ साथ मिलकर प्रशोधन करते हैं और साथ साथ मिलकर बाजार व्यवस्था तक का भी कोई उपक्रम बैठाते हैं, कोई तरीका खोजते हैं। इस प्रकार खेती को जब हम एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं तो वहाँ पर कृषक उत्पादक संगठन की एक भूमिका स्पष्ट होती है, क्योंकि अकेले किसान ना तो इतनी सारी चीज़ों को पैदा कर सकता है और ना ही फिर अकेला वो उत्पादन से लेकर बाजार तक के सारे कार्यक्रमों को पूरा कर सकता है। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक बहुत संवैधानिक ढांचा तैयार किया है। कम से कम 15-20 किसान या ऐसा मान के चलें कि 50 की संख्या के आसपास तक
एक अच्छी सामान्य गिनती रहती है जिसको हम प्राथमिक स्तर पर बोलते हैं। उनमें से कुछ किसान कुछ जिम्मेदारी के साथ में डायरेक्टर के रूप में, तो इसके दो प्रारूप हैं। एक तो हम इसको सहकारिता विभाग के साथ पंजीकृत करा सकते हैं, उसकी कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है और बहुत बड़ी शर्त नहीं है। वहाँ पर साथ साथ रहने के लिए कुछ अनुबंधीय प्रक्रिया हैं, कुछ नियमावली है, उनका किसानों को फॉलो करना है। और वो सहकारिता अपने जिले स्तर पर जो सहकारिता विभाग है उससे संपर्क कर लें, जो सोसाइटी को जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, उसी नियमावली के अंतर्गत इसको पूरा किया जाता है। दूसरा तरीका है कि हम कंपनी एक्ट में जाएं। कंपनी एक्ट का मतलब है भारत के संवैधानिक ढांचे में जिस प्रकार से ये उद्योग करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां अपना पंजीकरण कराती हैं, उन्हीं में कृषक उत्पादक संगठनों को भी कंपनी बनाकर काम करने का एक नियमावली है। उसके आधार पर भी हम अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद लें और उनके ज़रिए वो 5 डायरेक्टरों को नामित करते हुए अन्य लोगों को सदस्य और शेयर होल्डर के रूप में एक निश्चित धनराशि के साथ में, जिसको वो शेयर कैपिटल के रूप में या कैपिटल फंड के रूप में आगे चल के अपने उद्योग में और अपने व्यवसाय में लागू करेंगे, उसकी एक प्रक्रिया है, उसको पूरा कर लें, उसको अच्छे ढंग से समझ लें। लेकिन सवाल ये आता है कि इसकी प्रक्रिया क्या जटिल है? तो बिल्कुल जटिल नहीं है। केवल हम कंपनी एक्ट में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले लें और सहकारिता विभाग के साथ में जाएं तो सहकारी संस्था कैसे किस नियमावली के आधार पर पंजीकृत होती है उसको समझ लें। प्रक्रिया जटिल नहीं है, आपको वहाँ तक जाना है। मूल प्रक्रिया ये है कि हमारे अंदर साथ साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति आ जाए, हमारी मानसिकता बन जाए कि अब हमको मिलकर काम करना है। तो इसके 3 चरण हैं। पहला चरण है कि उत्पादन को साथ साथ हम मिलकर कैसे करेंगे उत्पादन कार्य को, उसके लिए किस प्रकार से हमने अपना एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का ढांचा बनाया, एक संस्था का ढांचा बनाया, और वो ढांचा जब तैयार हो जाता है अब ये ढांचा किस तरीके से काम करेगा ये सोचने का विषय है। इसके 2 काम हैं। एक तो उत्पादन से पहले सही जानकारी किसानों तक पहुंचाना, सही बीज और उसके लिए कोई भी तरीके जो होते हैं उनको किसानों तक पहुंचाना, उसका प्रमाणीकरण कैसे होगा ये किसानों तक पहुंचाना, और उसके लिए किस प्रकार के मानक तय किए गए हैं, किस प्रकार के लाइसेंस लिए जाएंगे, और उत्पादन करते समय किसानों को किन बातों की जानकारी की जरूरत है। तो उत्पादन से पहले की सभी जानकारियां भी कंपनी के जरिए हम अपने किसानों तक पहुंचा सकते हैं। किसान इसमें शेयर धारक रहते ही हैं, जो चीज़ पैदा करेंगे उनका सामान बिकेगा, उन पर उनको एक शेयर मूल्य उनको दिया जाएगा। तो ये किसानों का ही एक कार्यक्रम है, किसान ही इसके डायरेक्टर होते हैं, किसान ही इसके शेयर होल्डर होते हैं और इसमें सारा काम किसान ही करते हैं। लेकिन एक सीईओ रखना, उसको बोलते हैं सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर कि यदि डायरेक्टर सारे उस काम को नहीं कर पाते हैं तो कंपनी का जो काम है पूरा का पूरा कि क्या किस विभाग के साथ सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, उन सब के साथ किन किन प्रक्रियाओं को पूरा करना है, उसकी जानकारी रखने वाला एक आदमी, उसको एक वेतन के रूप में, एक मासिक वेतन के रूप में उसको रखा जाता है। इसके लिए बाकायदा आप अपना एक कार्यालय निश्चित करें, एक सीईओ को रखें और उसके बाद में एक पूरी योजना के साथ हम अपने कार्यक्रम को उत्पादन से लेकर प्रबंध व्यवस्था तक फैलाकर देखें। अब इसका जो असली कार्यक्रम है वो है व्यावसायिक प्रबंधन। उत्पादन तो हमने मिलकर साथ कर लिया, लेकिन यदि हम उत्पादन से आगे की प्रक्रिया को कैसे प्रोसेसिंग करेंगे, हम अपने गेहूं से कैसे आटा, दाल, दलिया बनाएंगे, हम अपने गन्ने से कैसे गुड़, शक्कर, सिरका बनाएंगे, हम कोई भी फल है उसका अचार, चटनी, मुरब्बा कैसे बनाएंगे, उनको सुखाएंगे कैसे, बाजार में किस प्रकार की मांग है, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमको प्रसंस्करण कार्य को करना है। और यही को बोलते हैं खेती का व्यवसायीकरण। यही मूल कार्यक्रम है जहां हम अपने उत्पादन का अच्छा दाम सम्मानजनक तरीके से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जरूर समझ लें कि हम इस स्थिति को तीनों तरीके से, इसकी प्रक्रिया को सही बनाए रखें, उत्पादन से पहले का काम पूरा करें और उत्पादन के बाद उसके व्यवसाय को भी गांव में रोजगार के रूप में स्थापित करें।
इससे हमारे बच्चों को भी रोजगार मिलेगा, हमारी आमदनी बढ़ेगी और हम सारा कार्यक्रम प्रकृति की व्यवस्था के साथ करेंगे। यह मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आसानी से समझें। कृषि पिटारा के इस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए कृषि पिटारा के साथ। नमस्कार।